यहाँ पे जो डी की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसे D1 लिख लूँ और इसे D2 लिख लूँ, तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आई होगी उसके नेगेटिव के बराबर आ रही होगी। समझ? सो हे गाइस, दिस इज़ निशांत पालीवाल और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये पार्ट 2 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, सीक्वेंसेस से स्टार्ट करा था हमने, फिर धीरे धीरे करके हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन पे गए थे। वहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक सी बात करी थी और सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं और इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे nth टर्म या जर्नल टर्म ऑफ एन एपी, फिर हम पढ़ेंगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडल टर्म ऑफ एन एपी। तो ये 3 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे और सिमिलरली पिछली वीडियो की तरह जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे वैसे इस वीडियो में भी हम काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो या आप एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप दोनों ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आपको इसमें बहुत डिटेल में कंसेप्ट मिलेंगे और साथ में यार आपको क्वेश्चंस भी एक अच्छे खासे लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग डालो nth टर्म ऑफ एन एपी या जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म या फिर जर्नल टर्म ऑफ एन एपी देखो, ये मैं आपको स्टार्टिंग पहले लेक्चर में बताया था कि nth टर्म किसे कहते हैं। nth टर्म किसे कहते हैं, किसी भी एपी की कोई सी भी एक टर्म हम ले लें, किसी भी एपी की कोई सी भी एक टर्म हम ले लें तो उसे हम कहेंगे nth टर्म। ठीक है, और उसे सिमिलरली क्या कहते हैं, हम जर्नल टर्म भी कहते हैं। तो nth टर्म या जर्नल टर्म दोनों सेम होती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो हम फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे कि पहले हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पहले हम समझेंगे फॉर्मूला है क्या, वो फॉर्मूला किस चीज़ के बारे में बताएगा और उसके बाद हम समझेंगे फॉर्मूला आया कहाँ से, फिर एंड में बताएंगे कि फॉर्मूला है क्या वो। ठीक है, तो देखो कोई भी एपी है वो किस फॉर्म में होगी, A1 पहली टर्म, A2 दूसरी टर्म, A3 तीसरी टर्म, A4 चौथी टर्म, A5 पांचवी टर्म, A6 छठी टर्म, और ऐसे ऐसे करते करते कोई एक nth टर्म तक पहुंच रही होगी। nth टर्म मतलब कहीं ना कहीं तो ये एपी टर्मिनेट हो रही होगी ना। इसमें अभी यहाँ पे मैंने 6 टर्म दिखाई है, उसके बाद n लिख दिया, इसका मतलब इसमें 8, 9, 10, 16,000, 1500 कुछ कितनी भी टर्म हो सकती है। तो कोई एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टर्म में तो ये ख़त्म हो रही होगी ना एपी, तो इसलिए हमने उस लास्ट वाली टर्म को क्या लिख दिया, an। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि A2 माइनस A1 इक्वल टू होता है D के बराबर होता है A2 माइनस A1। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। A2 क्या हो गया, सेकंड टर्म, और A1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। तो A2 माइनस A1 हो गया D के बराबर। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें A2 निकालनी है तो हम A1 में D प्लस कर देंगे। क्यों, ये बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी ना कि अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो हम फर्स्ट टर्म में D प्लस कर देंगे। सिमिलरली यार अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से सेकंड टर्म में D प्लस कर देंगे। वैसे ही अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म में D प्लस कर देंगे, है ना। तो जो भी हमें टर्म निकालनी है उस टर्म से पिछली वाली टर्म में हम अगर D ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगी हमारी वो वाली टर्म। समझ में आ रही है बात। जौन सी भी हमें टर्म निकालनी है, हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो हमने उससे पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया है। तो फोर्थ टर्म निकालनी है तो उससे पिछली टर्म थी थर्ड, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया है। थर्ड टर्म निकालनी है, उससे पिछली टर्म थी सेकंड, हमने उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया है। सेकंड टर्म निकालनी है, उससे पिछली टर्म थी फर्स्ट, हमने उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। ठीक है, अब ज़रा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो A2 की वैल्यू हमें दिख रही है, हम ये A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। A3 इक्वल टू A2 क्या है, A1 प्लस D, और ये अलग से D एक और है, तो क्या बन गया, A3 इक्वल टू A2 प्लस 2D, है ना। वैसे ही मैं A3 की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ,
सॉरी यहाँ पे A2 नहीं, यहाँ पे A1 आएगा, तो ये A1 हो गया, है ना। वैसे ही अब मैं A3 की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करता हूँ, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 + 2D + D, मतलब A4 = A1 + 3D। तो ये जो हमारा nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये कहता क्या है, ये बताता है हमें कि किसी भी AP की रिलेशन, किसी भी AP में कोई भी nth टर्म की रिलेशन, ध्यान से सुनना, nth टर्म की रिलेशन किससे बताएगा, फर्स्ट टर्म और D से। तो कोई भी nth टर्म, किसी भी AP की कोई भी nth टर्म फर्स्ट टर्म और D से किस तरीके से रिलेटेड है, ये हमें ये nth टर्म और ये जनरल टर्म का फॉर्मूला बताता है, और यही फॉर्मूला हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी AP की nth टर्म फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस से किस तरीके से रिलेटेड है, ये हमें कौन बताएगा, nth टर्म या जनरल टर्म। ये बॉक्स में बना के लिख लो आप, ठीक है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, लिख लो आप इसे बॉक्स में एक साइड में। पता होना चाहिए हमें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़, किसी भी चीज़ को पीछे, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो A3 की वैल्यू ये आ गई, A4 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। वैसे ही अगर मैं तुमसे A5 निकालने को बोलूँ, तो A5 को कैसे लिख पाएंगे हम, A4 + D, है ना। A5 को ऐसी तो लिखेंगे, जौन सी हमें टर्म निकालनी है उससे पिछली वाली टर्म में D ऐड कर देंगे। तो A5 को अगर हम A4 की वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, A1 + 3D + D। तो ये बन गया A5 = A1 + 4D, है ना, बना नहीं बना। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है, देखो अगर हम इन तीनों को ऑब्जर्व करें, इन तीनों को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारी कोई सी भी nth टर्म हमें निकालनी है, कोई सी भी nth टर्म हमें निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म देखो सब में आ रही है, A3 में भी फर्स्ट टर्म आ रही है, A4 में भी फर्स्ट टर्म आ रही है, A5 में भी फर्स्ट टर्म आ रही है। तो फर्स्ट टर्म प्लस D भी आ रहा है सब में कॉमन, है ना। देखो यहाँ भी D आ रहा है, यहाँ भी D आ रहा है, यहाँ भी D आ रहा है। अब D के साथ एक कोफिशिएंट भी मिल रहा है हमें, D के साथ कोई कोफिशिएंट भी मिल रहा है। तो कोफिशिएंट देखो क्या है, ये अगर मैं जौन सी हमें टर्म निकालनी है उसे हम n कहते हैं, तो अगर ये n है और ये, तो हम इसे n-1 लिख सकते हैं। देखो कोई भी टर्म है n, उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उससे पिछली वाली टर्म मिलेगी। अगर n3 है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे 2 मिलेगा, n4 है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे 3 मिलेगा, n5 है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये n-1 नहीं है। देखो जब हमें थर्ड टर्म निकालनी थी, जब हमारा n3 था तो हमारा 2 आ रहा है d का कोफिशिएंट, तो मतलब n-1, 3 - 1। वैसे ही जब हमें फोर्थ टर्म निकालनी थी, हमारा d का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, तो मतलब 4 - 1। वैसे ही जब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी थी तो हमारे d का कोफिशिएंट 4 आ रहा है, तो मतलब 5 - 1। तो इसका मतलब कहीं ये n-1 दिखा रहा है ना, हमें n-1 दिखा रहा है। तो ये हमारा बन गया nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बक्से में बना के दिमाग में नोट कर लो, ये तुम्हारा nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं वो A1 नहीं लिखते, खाली A लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, A, ठीक है। तो ये है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, इसे नोट कर लो। और ये था हमने nth टर्म का फॉर्मूला कैसे डिराइव करा। देखो यहाँ ये सारी चीज़ें तुम्हें पता थी पहले से ही, सारी चीज़ें तुम्हें पता थी। एक 10th की मैथ्स की खूबसूरती ये है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पहले से पता होंगी। काफ़ी सारी चीज़ें तुमने 9th में पढ़ी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें तुमने 8th में पढ़ी होंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें तुमने अपनी रियल लाइफ से रिलेट भी करी होंगी। लेकिन होता क्या है कि इसमें बस टीचर का काम क्या है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में उतार के देना
कि हर चीज़ के लिए एक जनरलाइज चीज़ बता देना कि अब इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें डायरेक्ट ये अपनाना है, ये अप्लाई करना है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना। और ठीक है, तो इसे फटाफट नोट करो। काम की बात इसमें सिर्फ इतनी सी है जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। काम की बात इसमें इतनी सी है। ये क्या है? ये है, ये काम की बात आई कहाँ से आई? ठीक है, तो ये है काम की बात, और ये काम की बात का वो फॉर्मेशन की कहाँ से फॉर्म हुई है हमारी काम की बात। ठीक है, चलो इसे इरेज करते हैं। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, कोई हमें एपी दिया है, एक सिंपल सी एपी से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10, ठीक है, ये हमें 5 टर्म दिए और हमसे बोला है इसकी 16th टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालनी है हमें? 16th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? 16th टर्म। तो देखो एपी है, पहले से गिवन है एपी है, तो एपी में पहली टर्म क्या हो गई? 2। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 4 - 2। कोई सी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तो 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अब हमें 16th टर्म निकालनी है, मतलब कोई सी भी एक n टर्म हमें दे रखी है, वो n की वैल्यू क्या है? 16, तो हमें 16th टर्म निकालनी है। तो 16th टर्म कैसे निकालेंगे? तो a n का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, तो n की वैल्यू है 16, क्योंकि हमें 16th टर्म निकालनी है। a की वैल्यू है 2, n - 1 मतलब 16 - 1 = 15 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो ये क्या बन गया? 2 + 15 इंटू 2 30, ये हमारा आ गया 32। तो हमारी 16th टर्म क्या होगी इस AP की? अगर इस AP को हम 16th टर्म तक लिखें तो हमारी 16th टर्म आएगी 32। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए सॉरी यहाँ पे 7 के बाद आएगा 9, फिर 9 के बाद 11, ऑड नंबर की एपी है ये। 9 फिर 11, ठीक है, ये चलो 1 से स्टार्ट कर लो इसे। 1 3 5 7 9 11, और तुम्हें यहाँ पे 72 टर्म निकालनी है। 72nd टर्म, देखो 72nd टर्म तुम्हें निकालनी है, 72 टर्म। पॉज करके ट्राई कर लो इसे। सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है वो वाला, और कुछ नहीं करना है, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है बस। बाकी अपने आप तुम्हें आंसर निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन कर ही सकते हो। ठीक है, ट्राई कर लो। चलो, होप कि तुमने ट्राई कर लिया हो, नहीं करा तो पॉज करके ट्राई कर लो। देखो ट्राई नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर देखने का, कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर देखने का अगर ट्राई नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। देखो पहली टर्म यहाँ पे a क्या है? 1, d कितना हो गया? कोई भी दो टर्म को माइनस कर दो, चलो इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? 7 - 5 = 2, तो d हो गया हमारे पास 2। अब हमें an निकालना है, तो an का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। अब कौन सी टर्म निकालनी है? 72nd, तो a 72 = a है 1 + n - 1 क्या हो जाएगा? 71 इंटू 2,
तो क्या आ गया 1 + 142 तो 143। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस AP को 72nd टर्म तक लिखें, अगर हम इस AP को आगे बढ़ाते जाए और 72 टर्म तक लिखें तो हमारा क्या आएगा 72 टर्म 143। तो सॉल्व करके जिसका आंसर यही आया है तो बधाई हो उन्हें। चलो इरेज करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। चेक वेदर (73) is the term of the following AP। AP क्या है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो ये यार हमें यहाँ पे एक AP दे रखा है। क्वेश्चन नोट कर लो, चलो पहले तुम फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो। चेक वेदर 73 इज द टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP और नॉट। हमें बताना है कि ये जो AP दे रखी है इसमें कोई टर्म 73 आएगी, मतलब इस AP को अगर हम कंटिन्यू करें आगे तक तो इसमें कहीं 73 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना है हमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो AP है हमारी, इसमें हमें पहली टर्म क्या मिलेगी 2 मिलेगी, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा वो भी 2 मिलेगा, है ना। 6 - 4 2। अब हमें चेक करना है कि 73 कोई टर्म है या नहीं है। तो हमें ये 73 क्या गिवन है, हमें ये 73 AN गिवन है। क्या गिवन है AN, मतलब हमसे ये कह रहा है कि 73 किसी ना किसी एक टर्म की वैल्यू है कि नहीं है। तो वो कोई भी एक टर्म हम क्या लेते हैं, एज्यूम क्या करते हैं AN। तो उस AN की वैल्यू क्या है 73। अब मैं जो हमारा फॉर्मूला है AN = A + n - 1 × D, उसमें मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट करूँगा और उधर से n की वैल्यू निकालूंगा। उधर से किसकी वैल्यू निकालूंगा n की। अगर मेरी n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर आगे तक, ठीक है, 1 से लेकर जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो। तो अगर ये नेचुरल नंबर आती है तो हमारा वो टर्म n होगा, ठीक है, वो टर्म इस AP का पार्ट होगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आती है, नेगेटिव आती है या फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो टर्म नहीं होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे हैं तो तुम ऐसे ही तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को ऐसे तो नहीं गिनोगे ना 1 1.5 2 2.5 3 3.8 4 4.6 7.5 9/8 ऐसे करके तो नहीं गिनोगे, सबको नेचुरल नंबर्स में ही गिनोगे ना। तो ये क्या हो गई n क्या हो गया हमारा, एक काउंटिंग हो गई कि हम काउंट कर रहे हैं कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो हम जब काउंटिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो वो काउंटिंग हम उसमें नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल नंबर्स में या इंटीजर्स में हम नहीं कर सकते, वो हम किस में करेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो अगर मेरी नेचुरल नंबर आती है वैल्यू तो मेरी टर्म होगी, नहीं आएगी तो नहीं होगी। तो अब चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D। AN कितना दे रखा है 73, A कितना है 2, n - 1 कितना हो गया 73, वेरी सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, ये तो AN की वैल्यू थी तो n - 1 हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, n - 1 ऐसे ही छोड़ दिया, D की वैल्यू हो गई 2। अब देखो यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 73 - 2 = n - 1 × 2।
तो 73 माइनस 2 71, और ये 2 इधर आ गया तो 2 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो 71 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू n। तो यार साफ सीधी बात है, अगर मैं इसे सॉल्व भी करूँगा तो ये मेरी फ्रैक्शनली आएगी, देखो। तो सिंस ये मेरी वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, तो ये जो 73 इस AP का टर्म नहीं होगा। हम इस AP को कितना भी आगे बढ़ा ले, लेकिन हमारा इसी फॉर्मेट में चलेंगे जब हम 2 के मल्टीपल्स लेके, तो ये हमारा 73 इसमें कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्यों, और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जो हमारी n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, तो हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया कि ये नहीं हो सकता। नोट कर लो इसे पॉज करके। चल, नहीं करा पॉज करके नोट, तो रिवाइंड करके पॉज कर लेना, फिर नोट कर लेना, लेकिन नोट ज़रूर करना। ठीक है, तो ये हमने बात करी nth टर्म या जर्नल टर्म के बारे में। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं, वो है क्या? अगला टॉपिक क्या है? nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। देखो, अभी जो हमने an का फॉर्मूला पढ़ा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, उस फॉर्मूले में जो हम n ले रहे थे, n क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम नंबर ऑफ टर्म कहाँ से काउंट कर रहे थे? नंबर ऑफ टर्म हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे थे, कि अगर हमें AP A1 A2 A3 A4 दे रखी है, तो हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। हम पीछे से नहीं काउंट कर रहे हैं, हम आगे से काउंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से। तो अब हमसे ये कह रहा है, अब हमसे ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? हमसे कहेगा कि तुम n को पीछे से काउंट करो, n को पीछे से काउंट करो और फिर बताओ कौन सी टर्म क्या होगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे, जैसे ये मेरी कोई AP है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ये कोई मेरी 8 टर्म की AP है, मान लो ये 8 टर्म की मैंने कोई AP बना रखी है। अब मैं इसमें बोलूँ कि तीसरा टर्म, मुझे तीसरा टर्म निकालना है, तो स्टार्टिंग से तीसरा टर्म क्या होगा? ये वाला, है ना। और एंड से तीसरा टर्म क्या होगा? ये वाला, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी। अब हम उल्टा गिन रहे हैं ना इसे, ये कहाँ से है? थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये जब हम AP अपनी स्टार्टिंग से गिन रहे हैं तो है, और ये कहाँ से आ रही है? थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। ये कहाँ से आएगी? जब हम अपनी AP को एंड से गिनेंगे। कहाँ से गिनेंगे? एंड से। तो हमारी ये वाली टर्म आएगी थर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि हम अपनी AP को ही उल्टा लेके चले और फिर हम उस हिसाब से कैलकुलेशन करें। दूसरा तरीका होता है कि हम इस टर्म को भी स्टार्टिंग से ही गिन लें। अगर हमसे बोला है कि थर्ड टर्म एंड से है, तो स्टार्टिंग से भी तो कहीं ना कहीं पर आ रही होगी ना वो टर्म, स्टार्टिंग से भी कहीं ना कहीं पर तो वो टर्म आ रही होगी ना। अगर एंड से तीसरे नंबर पे आ रही है, तो स्टार्टिंग से भी तो किसी नंबर पे आ रही होगी। तो हम वो गिन ले कि स्टार्टिंग से कैसे आ रही, कहाँ पे आ रही है, और उस हिसाब से फिर अपनी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जर्नलाइज फार्मूला बताएंगे, यहाँ पे हम एक जर्नलाइज करेंगे एक चीज़ को, कि अगर कोई भी टर्म हमें एंड से दे रखी है, तो वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आ रही होगी। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि अगर हमें कोई भी टर्म एंड से दे रखी है, तो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर आ रही होगी। इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अब मैं 2-3 एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुम्हें। कोई AP है, ये 1 2 ठीक है। कोई दूसरी AP है,
कोई तीसरी एपी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग एपीज हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इसमें कितने नंबर आ रहे हैं टोटल। तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम m से। और कोई भी एक और एनी टर्म फ्रॉम लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम n से। किससे, n से। n क्या है यहाँ पे, कोई भी टर्म लास्ट से। अगर हम कह रहे हैं कि एंड से हमें तीसरी टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या होगी 3। अगर हमें एंड से छठी टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या होगी 6। एंड से अगर हमें 10वीं टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम इन तीनों एपी में मान रहे हैं कि m है। ठीक है, और एनी टर्म फ्रॉम जो भी हमें लास्ट से टर्म निकालनी है वो n है। तो इस वाली एपी के लिए देखो m की वैल्यू है 10, है ना, और हम मान ले रहे हैं कि हमें 6th टर्म निकालनी है एंड से। कौन सी टर्म निकालनी है, 6th टर्म। इस वाली एपी के लिए m की वैल्यू है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, मान लो 4th टर्म निकालनी है हमें एंड से। ध्यान रखना कहाँ से निकालनी है, फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड, कुछ भी ये लिख सकता है क्वेश्चन में। और यहाँ पे m की वैल्यू है कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6, और हमें n की वैल्यू मान लो सेकेंड टर्म निकालनी है एंड से। ठीक है, सेकेंड टर्म निकालनी है एंड से। इतनी बात आती है समझ में। अब मैं यहाँ पे अगर छठी टर्म एंड से बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि मेरी छठी टर्म एंड से क्या होगी, तो कौन सी होगी, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी। तो एंड से छठी टर्म मेरी ये है, एंड से छठी टर्म मेरी क्या है, n = 6 है, तो an मतलब वही एंड से छठी टर्म, तो कौन सी है वो पांचवी। ठीक है, और अगर मैं ये स्टार्टिंग से बात करूं कि 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 कहाँ पे आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा है, देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो स्टार्टिंग से कौन सी वैल्यू है, ये स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है, ये 5th टर्म है ना। तो इस एपी के लिए जो मेरी एंड से छठी टर्म है वो मेरी स्टार्टिंग से 5वीं टर्म है, जो मेरी एंड से छठी टर्म है वो मेरी स्टार्टिंग से 5वीं टर्म है इस एपी के लिए, इस पर्टिकुलर एपी के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो मेरी एंड से चौथी टर्म है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो वो कौन सी है 8। तो जो मेरी एंड से चौथी टर्म है वो क्या है 8। वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है, स्टार्टिंग से गिन लो 8 कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो जो मेरी एंड से चौथी टर्म है वही मेरी स्टार्टिंग से भी चौथी टर्म है, वही मेरी स्टार्टिंग से भी चौथी टर्म है। और सिमिलरली यहाँ पे जो मेरी एंड से सेकंड टर्म है, एंड से सेकंड टर्म है, जो मेरी एंड से सेकंड टर्म है वो मेरी स्टार्टिंग, वो क्या है 11, और स्टार्टिंग से क्या है, वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म है, 1 2 3 4 5वीं टर्म है वो। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या करा है, अभी तक मैंने देखा कि मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m थी, मतलब पहली वाली एपी के लिए 10 है, दूसरी वाली एपी के लिए 7 है, और तीसरी वाली एपी के लिए 6 है। फिर मैंने देखा कि मुझे कौन सी टर्म निकालनी है एंड से, तो पहली वाली एपी में मुझे छठी निकालनी है, दूसरी वाली एपी में मुझे एंड से चौथी टर्म निकालनी है, और तीसरी एपी में मुझे एंड से दूसरी टर्म निकालनी है। फिर मैंने देखा कि मेरी एंड से छठी टर्म एक्चुअल में है कौन सी इस एपी में। जब मैं काउंट करूँगा n से 6, एंड से 6 नंबर काउंट करूँगा तो मैं कहाँ पे आऊँगा, तो मैंने देखा मैं 5 पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी एंड से छठी टर्म कौन सी है 5।
ये 6 क्या है, नंबर ऑफ टर्म, 6 क्या है, पोजीशन ऑफ द टर्म या नंबर ऑफ टर्म, मतलब उस टर्म की पोजीशन क्या है, और 5 क्या है कि उस टर्म की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये मेरी 5वीं टर्म हो गई। अब मैं अगर इसे स्टार्टिंग से देख रहा हूँ कि ये मेरी 5 कहाँ पे आ रहा है, मेरा 5 स्टार्टिंग से गिनने पे कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो मेरा 5 स्टार्टिंग से गिनने पे 5वीं पोजीशन पे आ रहा है। सिमिलरली मैंने इस वाली में देखा, तो इस वाली में देखा कि मेरी एंड से चौथी टर्म कौन सी है, तो एंड से चौथी टर्म कौन सी हो गई, 8, 1 2 3 4, है ना। अब मैंने देखा कि 8 मेरा स्टार्टिंग से गिनने पे कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे आ रहा है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी एंड से दूसरी टर्म कौन सी है, तो एंड से दूसरी टर्म है 11, तो अब मैं गिन रहा हूँ कि मेरी स्टार्टिंग से गिनने पे 11 कहाँ पे आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वीं टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ से इन सब चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करा, इन सब चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करा है और फिर एक कंक्लूजन निकाला है। क्या कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, मैं इसे अब इरेज कर दे रहा हूँ। क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर मुझे जानना है कि जो मुझे टर्म एंड से दी गई है, जो मुझे टर्म एंड से दी गई है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आ रही होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो एंड से गिवन है। अभी तो यहाँ मुझे एक एपी दे रखी थी फाइनाइट, जो एक नंबर ऑफ टर्म्स में ख़त्म हो जा रही थी, और साथ में हमें छोटी छोटी टर्म दे रखी थी, जैसे यहाँ 6 दे रखी थी, यहाँ 4 दे रखी थी, यहाँ 2 दे रखी थी, ठीक है। तो इनमें तो हम काउंट कर ले रहे थे, लेकिन जब हमें बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, जब उसमें हमें ऐसा नहीं दिया जाएगा, जब उसमें बोला होगा कि हमें बड़ा नंबर निकालना है कोई, तो हम उसमें थोड़ी काउंट कर पाएंगे। तो उसके लिए एक जनरलाइज तरीका, एक जनरलाइज फार्मूला है, वो क्या है, देखो, अगर मुझे पता करना है कि जो मुझे टर्म एंड से दी गई है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आएगी, जो टर्म मुझे एंड से दी गई है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आ रही है, तो क्या फार्मूला है, हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ m की वैल्यू थी 10, यहाँ m की वैल्यू थी 7, और यहाँ m की वैल्यू थी 6, ठीक है। ये सारी m की वैल्यू है, ये सारी क्या है, m की वैल्यू, ठीक। तो अब मुझे पता करना है कि कौन सी टर्म है, तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जो टर्म मेरी एंड से छठी थी वो टर्म मेरी स्टार्टिंग से क्या हो गई, स्टार्टिंग वाली को मैं एंड डैश मान रहा हूँ, तो स्टार्टिंग से क्या हो गई, 5वीं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एन डैश इक्वल टू मतलब स्टार्टिंग वाली टर्म की पोजीशन इक्वल टू m माइनस n प्लस 1 लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला में। ध्यान से देखो, n डैश क्या है, n डैश है कि उस टर्म की पोजीशन स्टार्टिंग से, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 10, n क्या है, हमें एंड से कौन सी वाली टर्म दे रखी है, एंड से हमें दे रखी है छठी टर्म, है ना, और n क्या है, +1। तो इसे मैं जब सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 10 - 6 4 + 1 = 5, है ना, 5। तो n डैश आ गया मेरा 5। ये n डैश 5 ये वाला 5 नहीं है, ये जो यहाँ पे टर्म की वैल्यू ये 5 नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये n डैश यहाँ पे ये जो टर्म की वैल्यू है वो 5 नहीं है, n डैश है पोजीशन, n डैश है पोजीशन। तुम्हें यहाँ से गिनना पड़ेगा कि 5वीं टर्म कौन सी है, 5वीं टर्म कौन सी, जैसे 1 2 3 4, 5वीं टर्म ये है। ये कोइंसिडेंटली यहाँ पे 5 आ गया है इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन n डैश क्या है, टर्म की पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग, और n क्या है, टर्म की पोजीशन फ्रॉम एंड, सिर्फ इस वाले टॉपिक के लिए, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला हो गया क्या, कि m - n + 1, अगर हमें कोई भी टर्म एंड से दे रखी है और हमें उसकी स्टार्टिंग से वैल्यू बतानी है, तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या, एक तो उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और दूसरी उस एपी में हमें कौन सी टर्म निकालनी है एंड से। हम उन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि स्टार्टिंग से वो कौन सी टर्म है। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पे n की वैल्यू थी 4, n डैश की वैल्यू थी कितनी निकाली थी हमने, 4, है ना। तो अब मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूले से निकालूँ तो m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस n + 1, n है 4,
तो n डैश की वैल्यू क्या आ गई 3 + 1 = 4, यही आ रही थी सेम। सिमिलरली नेक्स्ट में मैं देखूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2 और n डैश की वैल्यू है 5। तो अब मैं n डैश की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, m क्या है 6 - 2 + 1, 6 - 2 4 + 1 = 5। तो n डैश की वैल्यू आ गई 5। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया है। क्या है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है कि एनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से कोई भी टर्म किसके बराबर होगी, इक्वल टू m मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स माइनस m माइनस n मतलब टर्म फ्रॉम लास्ट प्लस 1। इस फॉर्मूले को तुम एक डिब्बे में बना के, बक्से में बना के अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, यहाँ से हमें ये सब खोज जांच पड़ताल हमने करी, चीज़ें ऑब्जर्व करी, तो हमें ये एक पैटर्न दिखा, तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो ये नोट कर लो। अब ये तो एक तरीका था टर्म निकालने का, ठीक है, कि हम वो वाला फॉर्मूला लगा दे एनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग वाला। एक दूसरा तरीका और है। वो दूसरा तरीका क्या है, कोई भी हमारे पास AP है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो ये जो लास्ट टर्म है इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं लास्ट टर्म, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L से, ठीक है। लास्ट टर्म, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L से। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, L से। तो अब मुझसे बोला है कि इसमें तुम निकालो थर्ड टर्म निकालो एंड से, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। ये हमसे निकालने के लिए बोला है इसमें इन्होंने कि थर्ड टर्म निकालो एंड से। तो वो कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो वही है कि मैं स्टार्टिंग से देख लूँ कि कौन सी टर्म आ रही है। देखो अगर मैं वही वाला तरीका लगाऊं तो एनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग वाला, एनी टर्म फ्रॉम स्टार्ट वाला, तो वो कौन सी टर्म आ जाएगी मेरी, देखो m माइनस n प्लस 1 फॉर्मूला होता है। m क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम एंड और प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 8, ठीक है, nth टर्म है 3 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 6। तो अगर मेरी स्टार्टिंग से तीसरी टर्म ये है तो शुरुआत से ये छठी टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है कि क्यों ना मैं इसे अपनी फर्स्ट टर्म बना दूं, ठीक है। मुझे ये रामायण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। अगर मेरी यही फर्स्ट टर्म बन गई, अगर मैं इस AP को ऐसे पलटा दूं, ऐसे घुमा दूं इस AP को, मतलब जो मेरी लास्ट टर्म थी उसे फर्स्ट टर्म लिख दूं, जो मेरी लास्ट सेकंड टर्म थी उसे सेकंड टर्म बना दूं। अगर मैं AP को उल्टा दूं, AP को उल्टा कर दूं, तो मेरी जो लास्ट टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है। और अब मुझसे पूछा है कि लास्ट से मुझे थर्ड निकालना है, तो इसका मतलब वही तो हो गया कि अब मुझे फर्स्ट से थर्ड टर्म निकालनी है। देखो ज़रा यहाँ पे देखो, अब मैं अगर इस AP को उल्टा के लिख दूं, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो पहले ये ऐसे AP लिखी हुई है, जब हम इसमें D की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, यही होगी D की वैल्यू, A2 माइनस A1, ठीक है, ये होगी D की वैल्यू। तो ये तो ऊपर वाली AP के लिए कहानी थी। अब अगर मैं ये AP को उल्टा दूँ, तो AP को उल्टा दूंगा तो ये ऐसे आ जाएगी, A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1, है ना। अब ये मैंने AP क्या करी, उल्टा दी, ये मैंने AP उल्टा दी, तो मेरी क्या आ जाएगी, ये AP कुछ इस तरीके से बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब जब मेरी ये AP इस तरीके से बन गई तो इसमें D की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, A7 माइनस A8, या फिर क्या आ जाएगी A5 माइनस A6, है ना। वैसे आगे A4 माइनस A5 A3 माइनस A4 A2 माइनस A3 A1 माइनस A2। तो इस तरीके से मेरी D की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो सबसे पहले हम D की वैल्यू पे डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेंगे हम D की वैल्यू पे डिस्कशन। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू है उसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ A8 माइनस A7,
है, ये लिख सकता हूँ। तो जो मेरी यहाँ पे डी की वैल्यू आ रही है ये वाली, उसकी उल्टी वैल्यू यहाँ पे आ रही है ना, उसकी उल्टी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। A8 माइनस A7 यहाँ पे आ रही है, A7 माइनस A8 आ रही है। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसे D1 लिख लूँ और इसे D2 लिख लूँ, तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जो D की वैल्यू आ रही होगी उसके नेगेटिव के बराबर आ रही होगी। समझ में आई बात इतनी? जो मेरी यहाँ पे D की वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे जो D की वैल्यू आ रही होगी, AP उल्टाने के बाद वो D की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। AP उल्टाने के बाद वो मेरी D की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई D की वैल्यू के बारे में बात। अब जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक था nth टर्म फ्रॉम एंड, तो अब यहाँ हमसे कह रहा था कि थर्ड टर्म निकालो एंड से। तो अब हमने AP उल्टा दी, तो वो थर्ड टर्म मेरी कहाँ से बन गई? स्टार्टिंग से। तो अब इस AP में अगर हमसे बोला है थर्ड टर्म फ्रॉम एंड और मैं AP उल्टा दूँ तो क्या मतलब बन गया? थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये मतलब बन गया इसका। तो अब स्टार्टिंग से मेरी थर्ड टर्म हो गई A6। तो A6 की अब मैं वैल्यू निकाल दूंगा जो भी मुझे A प्लस n माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से मिल जाएगी, है ना। तो A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी मेरी जो भी यहाँ पे पहली टर्म है A8 प्लस n हो जाएगा मेरा थर्ड, माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा मेरा कुछ भी ले लो, A5 माइनस A6, मतलब D तो D रहेगा मेरा, है ना। D तो मेरा D रहेगा, D तो मेरा D ही रहेगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। एक तरीका वो था कि तुम एनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से वाला फॉर्मूला लगा के फिर an की वैल्यू निकालो। एक तरीका ये था कि मैं डायरेक्ट वो AP को ही उल्टा कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट AP को ही उल्टा कर दूंगा, और जब मैं AP को उल्टा कर दूंगा तो उस हिसाब से मैं स्टार्टिंग से अपनी टर्म निकालूंगा डायरेक्टली an वाला फार्मूला लगा के। ठीक है, तो ज़्यादा आसान तरीका ये है, वो वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में वही वाला तरीका काम आएगा, ये वाला तरीका सिर्फ सिंपल क्वेश्चन में काम आएगा। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है? डिटरमाइन द टर्म फ्रॉम एंड, डिटरमाइन द टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP, सॉरी डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, हमें 10वीं टर्म निकालनी है एंड से, ऑफ द AP। AP क्या है? 4, 9, 14 और 254 तक, 4, 9, 14 और कहाँ तक जा रही है AP? 254 तक। या दिख नहीं रहा होगा ना यहाँ पे, देखो AP क्या है मेरी? AP है 4, 9, 14 और कहाँ तक जा रही है? 254 तक। कहाँ तक? 254 तक। तो इस AP का मुझे 10th टर्म निकालना है एंड से, 10th टर्म निकालना है एंड से। तो दो तरीके पड़े, दोनों से करेंगे। एक बार पॉज करके खुद ट्राई कर लो, थोड़ा सा खुद दिमाग झोंक लो, इसमें लगा ले मेरे भाई, दिमाग लगा ले इसमें थोड़ा सा। दिमाग नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। चलो पॉज करके ट्राई कर लो इसे, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो। और ये यार अभी ये प्रण ले लो कि जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं वीडियो को रेज्यूम नहीं करूँगा। जब तक ये क्वेश्चन मुझसे आंसर नहीं निकलेगा, भले गलत निकले या सही निकले, लेकिन कुछ एक में एंड में कुछ आंसर निकलना चाहिए मेरा। तो जब तक वो आंसर नहीं निकलेगा तब तक मैं ये वीडियो को रेज्यूम नहीं करूँगा। ठीक है, तब जाके बात बनेगी। तो देखो हमसे बोला 10th टर्म एंड से निकालनी है, तो इस AP को अगर हम ऐसे ही लें तो A क्या हो गया? 4,
डी क्या हो गया 5 है ना, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो ए और इसकी वैल्यू तो ये हो गई। अब हमसे बोला है कि 10वीं टर्म एंड से निकालो, तो पहले हम ये तो देख लें कि स्टार्टिंग से ये कौन सी आएगी, तो एनी स्टार्टिंग से कौन सी आएगी, तो एनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगी m प्लस n माइनस 1 है ना, m प्लस n माइनस सॉरी m माइनस n प्लस 1, m माइनस n प्लस 1। अब यहाँ पे n क्या है, n है जौन सी भी टर्म हमें एंड से निकालनी है, जौन सी भी टर्म हमें एंड से निकालनी है, और m क्या है, m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, m क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या यार हमें इस AP के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है क्या हमें इस AP के लिए, नहीं दे रखी। तो पहले अब हमें वो निकालनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमसे बोला है कि AP यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई है, इसके आगे डॉट 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 नहीं लगाया ना, तो इसका मतलब AP हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब ये AP यहाँ पे ख़त्म हो गई तो ये इसकी लास्ट टर्म होगी, है ना। अब ये अगर इसकी लास्ट टर्म है तो यहाँ पे जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, वो जो भी इस टर्म की पोजीशन होगी वो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी नहीं होंगी, जो भी इस 254 की पोजीशन होगी इस AP में, वो इस AP के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो 254 की हम पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, मतलब 254 के लिए हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें an का फॉर्मूला पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। an हमें 254 दे रखा है, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4 प्लस n माइनस 1 क्या हो गया, n तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू क्या है 5, तो 254 माइनस 4 और ये 5 इधर आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, तो ये बन गया 250 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1, और ये क्या बन गया 50 इक्वल टू n माइनस 1, तो 51 इक्वल टू n। तो इस AP में हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 51। मतलब अगर मैं इस AP को कंटिन्यू करूँगा तो 51th वाली पोजीशन पे जो भी 51 वाला नंबर होगा उस पर क्या आएगा 254, ठीक है। तो अब हमें m की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से, ये एक्चुअल में m की वैल्यू है, लेकिन हम फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे थे, तो m की वैल्यू क्या हो गई 51। ध्यान से सुन लो, ये n मैंने इसलिए लिखा है कि वो फॉर्मूले में n आ रहा था इसलिए मैंने n लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मूले में n आ रहा था इसलिए मैंने n लिख दिया है। एक्चुअल में जो ये n है ये क्या है, जौन सी भी टर्म हमें एंड से निकालनी है, मतलब 10th वाली निकालनी है, तो n की वैल्यू 10 होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो 10th टर्म हमें एंड से निकालनी है स्टार्टिंग से कहाँ पे लाई करेगी। तो क्या बन जाएगा 51 माइनस 10 प्लस 1, तो 51 माइनस 10 41 42। तो इस AP को अगर मैं पूरा लिखूँ 4 9 14 से 4 9 14 19 करके ऐसे करके पूरी AP लिख डालूँ मैं 51 टर्म तक, तो मेरी जो एंड से 10वीं टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आ रही होगी 42 टर्म पे। तो अब सिंपल सी बात है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल दूंगा मैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी होता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो an की हमें वैल्यू निकालनी है, a है हमारे पास 4, n माइनस 1 हो गया 42 माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 5। तो 42nd टर्म क्या आ जाएगी स्टार्टिंग से 4 प्लस 42 माइनस 1 कितना हो गया 41 इंटू 5, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 5 इन 5 5 4 20, तो 209। तो इस AP को अगर मैं 42 टर्म तक लिखूं तो मेरी 42 वाली टर्म कौन सी आएगी 209, ठीक है। तो ये तो थोड़ा लंबा तरीका था क्योंकि हमें इसमें अक्सर क्वेश्चन में ये निकालना ही पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया नहीं रहता, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा लंबा था। अब दूसरे तरीके से करते, इसे पॉज करके नोट कर लो, इसे पॉज करके नोट कर लो, हम दूसरे तरीके से करेंगे इसे। चलो अब हम करेंगे वो लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से, मतलब AP को उल्टा देंगे। जब हम AP को उल्टा दिया जब हमने, ठीक। तो एक्चुअल में हमें AP ये गिवन थी, एक्चुअल में AP हमें ये गिवन थी। तो इस AP के हिसाब से हमारा A था 4, हमारा D था 5,
हमारी लास्ट टर्म थी 254। अब मैं ये ए पी उल्टा दे रहा हूँ, ये ए पी क्या कर रहा हूँ, उल्टा दे रहा हूँ, मतलब उल्टी लिख रहा हूँ। तो उल्टी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 254 और आगे ये डॉट डॉट, फिर 14, फिर 9, फिर 4, है ना, 14 फिर 9 फिर 4। अब ये मैंने ए पी अपनी उल्टी लिख दी है। अब एंड से जो मेरी 10th टर्म थी इस ए पी के लिए, वो स्टार्टिंग से मेरी 10th टर्म बन जाएगी, है ना। यहाँ पर गिनने में जो एंड से दूसरी 10th वाली टर्म आ रही थी, अब यहाँ पे गिनने में वो स्टार्टिंग से 10th वाली टर्म आएगी, क्योंकि हमने ए पी उल्टा दी है। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 254। डी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 9 माइनस 14, तो माइनस का 5। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5। बताया था ना मैंने कि अगर जो ओरिजिनल ए पी है उसे उल्टा देंगे तो हमारी डी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। एल की वैल्यू हो जाएगी 4 यहाँ पे, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्योंकि अब हमें डायरेक्टली 10 टर्म स्टार्टिंग से निकालनी है। तो फिर से ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए 10 क्या हो जाएगा, ए क्या है 254 प्लस n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 10 माइनस वन, डी क्या है -5। तो क्या बन जाएगा 254 माइनस 10 माइनस वन कितना होता है, 10 माइनस वन 9, 9 इंटू 5 45। तो ये बन जाएगा 254 माइनस 45। तो 14 में से 5 गया ये 9 बचेगा, और 24 में से 4 गया 20। तो यही आ रहा था हमारा पहले भी आंसर 209। ठीक है, तो देखो ये हमने ए पी उल्टा दी तो कितना आसानी से हो गया ये क्वेश्चन, ए पी उल्टा दी तो कितना आसानी से हो गया। तो मैंने इसलिए बोला था कि वो वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन यार जब हम कंसेप्ट से चलेंगे तो वही मेथड आएगा पहले, जब हम कंसेप्ट से चलेंगे तो वही मेथड आएगा पहले। ये मेथड आ गया ट्रिक से, कंसेप्ट से वो वाला मेथड, ये मेथड है ट्रिक से। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। चलो, होप कि तुमने नोट कर लिया हो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। होप कि तुमने नोट कर लिया हो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब जो अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का, वो क्या है, मिडल टर्म का, मिडल टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की हमें मिडल टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, किसी भी एपी की मुझे मिडल टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो मिडल टर्म ऑफ एन एपी। शायद काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाए ये। मिडल टर्म ऑफ एन एपी। चलो देखो, हमें कोई एपी दे रखी है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ये एक एपी है जिसमें मुझे इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिली है, ये एक एपी है जिसमें मुझे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिली हैं। ठीक है, इस एपी, ऊपर वाली एपी में मेरे पास इवन है और नीचे वाली एपी में मेरे पास ऑड है। ये तो पता ही होगा ना इवन ऑड क्या होता है भाई मेरे, तुम 10th क्लास में इवन ऑड तो पता ही होगा। इवन मतलब जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ऑड मतलब जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, सीधी सी बात है। एक नंबर छोड़ के अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो जो नंबर तुम छोड़ रहे हो वो नंबर इवन है, जो नंबर तुम गिन रहे हो वो नंबर ऑड है। ठीक है, तो ये तो हमारी 2 एपी हो गई, एक में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, एक में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। तो अब मिडल टर्म पूछा है हमसे, मतलब बीच वाली टर्म। ये यार हम स्टैटिस्टिक्स में भी करते थे, स्टैटिस्टिक्स में क्लास 9th में जो चैप्टर है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th में भी हो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें भी हम कुछ ऐसा करते थे किसी एक टॉपिक में। शायद मॉड वाले टॉपिक में करते थे, मॉड वाले टॉपिक में करते थे शायद। ठीक है, तो देखो ये इवन है, ये इवन है, ये वाली एपी इवन है, तो इसमें मिडल टर्म 2 होंगी। कैसे 2 होंगी देखो, एक होगी चौथी टर्म, एक होगी पांचवी टर्म, एक होगी चौथी टर्म और एक होगी पांचवी टर्म, एक होगी चौथी टर्म, एक होगी पांचवी टर्म। तो ये दोनों टर्म मिडल होंगी ना, इसके इस तरफ भी 3 टर्म बच रही है, इन दोनों के इस तरफ भी 3 टर्म बच रही हैं। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा,
क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, m इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इवन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अब दो टर्म आ रही हैं, क्या आ रही हैं, दो टर्म आ रही हैं, है ना। तो एक टर्म तो हो जाएगी डायरेक्टली m अपॉन 2, एक टर्म क्या हो जाएगी m अपॉन, जैसे यहाँ पे 8 टर्म थी, चौथी टर्म उसमें से बीच की आ रही थी, तो 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4, डायरेक्टली 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। तो जो भी तुम्हारी इस एपी में चौथी टर्म होगी वो एक तो बीच की टर्म होगी, एक आ रही है उसके अगली वाली टर्म, मतलब m अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। तो एक टर्म तो उसे डायरेक्टली हाफ करके और दूसरी टर्म उसमें एक ऐड करके, तो इवन में मेरी दो टर्म्स आ रही हैं, इवन में मेरी दो टर्म्स आ रही हैं, एक आ रही है m अपॉन 2 और एक आ रही है m अपॉन 2 प्लस 1। m क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो मेरी मिडल टर्म कौन सी होंगी, एक तो होगी 10 अपॉन 2 मतलब 5, और एक हो जाएगी 10 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 6। एक हो जाएगी 10 अपॉन 2 5, एक हो जाएगी 10 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो पांचवी टर्म और छठी टर्म मेरी मिडल टर्म होगी, वो पोजीशन है, फिर से बता रहा हूँ, पांचवी और छठी पोजीशन है, और जो उस पे वैल्यूज़ होंगी वो हमारी एक्चुअल में आंसर होगा क्वेश्चन का। कि अगर हमसे बोला है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी, तो पहले हम देखेंगे कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अगर वो इवन होंगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ऑड होंगी तो नीचे देखते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर अगर इवन है तो उसमें हम दो टर्म निकालेंगे, अगर मान लो पाँचवीं टर्म आ रही है, अगर मान लो पाँचवीं टर्म आ रही है और छठी टर्म आ रही है, ठीक है, अगर पाँचवीं टर्म आ रही है और छठी टर्म आ रही है, तो जो वहाँ पे वैल्यू होगी पाँचवीं टर्म की और छठी टर्म की, वो हमारा आंसर होगा, ठीक। अब वैसे ही यहाँ पे ऑड है, तो ऑड के लिए मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये वाली, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है, यहाँ पे m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, m का मतलब वही हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कितनी है 9, है ना। तो हम क्या, देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम 9 में 1 प्लस कर दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा। 9 में 1 प्लस करके उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, m प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू ऑड के लिए फॉर्मूला है। इस नंबर पे जो टर्म आएगी m प्लस 1 अपॉन 2 पे, वो हमारी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म। तो ऑड के लिए ये फार्मूला, इवन के लिए दो टर्म होती है तो दो अलग अलग फार्मूले, ठीक है यार। सब चीज़ें ये तुम्हें मालूम है, सब चीज़ें ये मालूम है, बस मैंने क्या करा है, सिर्फ जनरलाइज करके तुम्हें एक फार्मूला दे दिया है। अब तुम्हें अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली तुम्हें ये फार्मूला नोट करना पड़ेगा, ये फार्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसे नोट कर लो, m याद रखना, m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। Consider an AP 25811 302 25811 302, ठीक है। Show that the middle term of the above AP is equal to sum of first and last term। तो हमें क्या शो करना है, show that middle term of this AP is equal to sum of first and लास्ट टर्म।
हमें कोई ये एक AP दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि जो भी इसकी मिडल टर्म होगी इस AP की वो इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होगा। तो देखते हैं, या पहले खुद से ट्राई कर लो इसे, पहले खुद से ट्राई कर लो इसे, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। हमसे कह रहा है कंसीडर एन एपी दिस शो दैट मिडल टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हमें मिडल टर्म को दिखाना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम है। तो पहले तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम निकाल लेते। तो फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट टर्म है 302, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा a प्लस एल, है ना, मतलब 304। चलो इन दोनों का सम तो ये आ गया। अब मुझे इसकी मिडल टर्म निकालनी है, इसकी मिडल टर्म निकालनी है, ठीक है। तो यार मिडल टर्म निकालने के लिए पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं कितनी, नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड है कि इवन है, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड है कि इवन है। तो पहले मुझे नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना पड़ेगा। अब an मुझे दे रखा है 302, an मुझे 302 दे रखा है। अब मुझे डायरेक्टली नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मुझे 302 दे रखा है, a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 हो गई, 5 माइनस 2 3। तो ये हो गया 300 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये आ गया 100 प्लस 1 इक्वल टू n। तो ये आ गया 101 इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये देखो 101 इक्वल टू n आ रहा है हमारा, 101 इक्वल टू n। इसका मतलब ये इसमें जो 302 है ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 101 पोजीशन पे आ रहा है। और ये कैसा है, ये कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, तो फॉर ऑड मिडल टर्म इक्वल टू m प्लस 1/2, है ना। m क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से n आ रहा था, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, m की। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी ना, 302 इसकी आखिरी टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 होंगी। तो 101 प्लस 1/2, इसका मतलब 102/2, इसका मतलब 51। तो जो अब ये 51 आंसर नहीं है हमारा, अभी 51 आंसर नहीं है। तो ये 51 मेरा आंसर नहीं है, ये 51 मेरा आंसर नहीं है। ये 51 है कि 51 वाली पोजीशन पे जो टर्म आ रही होगी वो इसकी मिडल टर्म होगी। 51 वाली पोजीशन पे जो टर्म आ रही होगी वो मिडल टर्म होगी। तो इस बार हमें पोजीशन दे दी है, मतलब n की वैल्यू दे दी है, और हमें निकालनी है कि कौन सी टर्म आ रही है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस फिर से हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें हमें दे दी है कि पोजीशन दे दी है, इसमें हमें पोजीशन देती है। तो इसका मतलब हमें an की वैल्यू तो निकालनी है, a है 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 3। तो an की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 50 इंटू 3, इसका मतलब 152। और यहाँ पे सम आ रहा है 304, ये आ रहा है 152। कुछ गड़बड़ लग रही है ना, चेक करो कैलकुलेशन सही है, चेक करो कैलकुलेशन सही है। 302 टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाली, हाँ इनकी वैल्यू ऑड आ गई, ठीक है, मिडल टर्म निकाली, ठीक है, कैलकुलेशन तो ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन चेक करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कंसीडर एन AP 2587302 शो दैट द मिडल टर्म ऑफ द अबव AP इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स सम ऑफ फर्स्ट। तो ये कह रहे हैं कि इक्वल टू हाफ ऑफ सम, इन दोनों के सम का हाफ कह रहा है ये। तो a प्लस एल अपॉन 2 इक्वल टू 304 इक्वल टू 152, 304/2 हाफ कह रहा है ना हमसे, इनके सम का हाफ कह रहा है। तो अब ये दोनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो यार इसे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हमने अच्छे सारे टॉपिक्स पे, तीनों जो टॉपिक पढ़े हैं। तो होप कि यार आपको ये तीनों टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब आपका काम अपनी प्रैक्टिस बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग।